हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट एएस चालू करने जा रहे हैं, दैट इज लीज अकाउंटिंग, इंड एएस 116। इंड एएस 116 लीज अकाउंटिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एएस है बेटे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लेटेस्ट चेंज है। पहले इंड एएस 17 अप्लीकेबल होता था, जिसे कि विड्रॉ कर लिया गया और उसकी जगह एक नया एएस इंट्रोड्यूस किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा, इंड एएस 116। उसकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हमारे साथ बने रहिए। फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ लीज अकाउंटिंग, इंड एएस 116 very important topics for CA final as well as CMA final. तो एज पर प्रोविजन ऑफ इंड एएस 116 मैंडेटरी फॉर ऑल पार्टी, लेसर एंड लेसी, दोनों के लिए मैंडेटरी है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 से इंड एएस 116 मैंडेटरी है लेसर और लेसी दोनों के लिए। और इंड एएस जो 17 था उसे विड्रॉ कर लिया गया। देर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन द बुक्स ऑफ लेसर, ऑल दो लेसर के बुक्स में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है एज पर इंड एएस 116। ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं है तो अब हमें पढ़ना नहीं है, पर लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंड एएस 116 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस हैव बीन मेड फॉर द पॉइंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लेसी, but there are some changes in relation to accounting and presentation in the books of लेसी under this revised statement। ठीक है, लेसी के बुक्स में क्या चेंजेज होगा उसको जानने के लिए हमें ये इंड एएस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेसर के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेसर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अब तो पुराना वाला इंड एएस है ही नहीं, पुराना वाला इंड एएस है ही नहीं, तो नया वाला इंड एएस लेसर भी पढ़ेगा और लेसी भी पढ़ेगा, चाहे चेंज हो या ना हो। लेसी के लिए तो बहुत ही आवश्यक है क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हैं। इस एएस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इस एएस का मेन ऑब्जेक्टिव जो है, इंड एएस का मेन ऑब्जेक्टिव है टू सेट द प्रिंसिपल रिगार्डिंग अकाउंटिंग एंड प्रेजेंटेशन फॉर लीज कॉन्ट्रैक्ट इन द बुक्स ऑफ लेसर एंड लेसी। उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, लीज की अकाउंटिंग कैसे करेंगे और उसका प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे बुक्स में, लेसर और लेसी के बुक्स में, उसका डिस्कशन हम लोग इस एएस में करेंगे। अब इंड एएस जो है, सभी एएस, कोई भी एएस आप जब देखोगे बेटे उसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का क्या मतलब है? ये सभी एसेट्स पे एप्लीकेबल नहीं होता। कुछ एसेट जो है कोई एक इंड एएस 116 कवर नहीं करता, जैसे कि बाकी एएस भी कवर नहीं करते, वैसे इसमें भी कुछ एक्सेप्शन दिए गए। पहला एक्सेप्शन जो है, मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस और अदर नॉन रिजेनरेटिव रिसोर्सेज में जो एसेट यूज होता है, ऑयल एक्सप्लोरेशन के बिजनेस में जो एसेट यूज होता है, उस पर जो स्पेशल इंड एएस हमें दिया गया है, इंड एएस 106 एमसीए ने इंट्रोड्यूस कर रखा है। तो उस केस में जो इंड एएस एप्लीकेबल होगा, इंड एएस 106 एप्लीकेबल होगा। सच टाइप ऑफ एक्सप्लोरेशन बिजनेस जो एसेट है, जो एसेट एक्सप्लोरेशन बिजनेस, ऑयल एक्सप्लोरेशन बिजनेस में यूज होती है, उसे इस एसेट के स्कोप से बाहर रखा गया है, उस पर ये एएस एप्लीकेबल नहीं है। उसी प्रकार इंड एएस 38 जो कि पेटेंट, कॉपीराइट, कॉन्ट्रैक्ट के लिए एप्लीकेबल है। पेटेंट, कॉपीराइट, कॉपी, मोशन पिक्चर, मैन्युस्क्रिप्ट, वीडियो एक्सेट्रा, इस पर एप्लीकेबल होता है इंड एएस 30। कॉपीराइट, पेटेंट, इंटेंजिबल एसेट पे एप्लीकेबल होता है, जिसके हम आगे पढ़ेंगे। इंटेंजिबल एसेट यहाँ जो है उस पे इंड एएस 116 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इंटेंजिबल एसेट के लिए भी हम लोग 116 की स्टडी नहीं करेंगे, उसके लिए सेपरेट एसेट है इंड एएस 38। तीसरा एसेट है जो बायोलॉजिकल एसेट है, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में यूज होती है, बायोलॉजिकल एसेट, उससे भी इस इंड एएस के स्कोप से बाहर रखा गया है। चौथा है इंड एएस 115 सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट। सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट जो 115 में यूज होता है, उसे भी इस इंड एएस के बाहर रखा गया है। इफ कॉन्ट्रैक्ट आर मेड फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वो भी वैसी प्रॉपर्टी भी इस इंड एएस से बाहर रखा गया है। तो कौन कौन से एसेट बाहर रखा गया है? पहला जो
106 में जो अप्लाई होता है, 106 इंडियस में जो एप्लीकेबल होता है मिनरल ऑयल वाला जो है, ऑयल एक्सप्लोरेशन वाला, उसे बाहर रखा गया। इंटेंजिबल एसेट इंडियस 30 जिस पे एप्लीकेबल होता है वो भी इस एसेट्स एस के दायरे से बाहर रखा है। इंडियस 41 जिस पे अट्रैक्ट होता है बायोलॉजिकल एसेट वाला, वो भी इस एस से बाहर रखा गया है। इंडियस 115 जिस पे एप्लीकेबल होता है वो भी सारा नहीं, वो भी कुछ पार्ट। सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट, और दूसरा जो अगर जो कॉन्ट्रैक्ट जो दिया गया किसके लिए, कॉन्ट्रैक्ट मेड फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो वैसी प्रॉपर्टी भी इस इंडियस के स्कोप से बाहर है। तो टोटल 5 एक्सेप्शन है इस इंडियस के। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट अंडर 115, बायोलॉजिकल एसेट अंडर इंडियस 41, फिर पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क इंडियस 38 जो कि इंटेंजिबल एसेट है। फिर उसके बाद मिनरल ऑयल एक्सप्लोरेशन के बिजनेस में जो इंडियस 106 एप्लीकेबल है, उस पर भी हमारा ये इंडियस 116 एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ तक क्लियर है। इसके अलावा साथ ही साथ कुछ एग्जेम्पशन दी गई कि कुछ ऐसी एग्जेम्पशन है जिस पे कि ये इंडियस एप्लीकेबल होता है। जैसे कोई शॉर्ट टर्म लीज हो, शॉर्ट टर्म लीज कोई है तो उस पे भी ये इंडियस एप्लीकेबल नहीं है। कोई लो वैल्यू के एसेट है जिसका वैल्यू बहुत ही कम है, उसके लिए भी ये इंडियस एप्लीकेबल नहीं है। तो शॉर्ट टर्म लीज क्या है, लो वैल्यू लीज क्या है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए, इंडियस जो इन टाइप के एसेट के अलावा तीसरा जो है एग्जेम्पशन दिया गया है, अगर कोई शॉर्ट टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट है, अगर लो वैल्यू लीज कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस पर भी इंडियस 116 अप्लाई नहीं करेंगे। एज पर प्रोविजन ऑफ द इंडियस 116 लेसी कैन अवेल एग्जेम्पशन, वो भी केवल किसके लिए, लेसी के लिए, लेसी के लिए, लेसर के लिए एग्जेम्पशन नहीं है, लेसी के लिए एग्जेम्पशन है। लेसी के लिए एग्जेम्पशन है फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ इंडियस 116 रूल फॉर लीज इफ एनी कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग 2 कंडीशन इज सेटिस्फाइड। 2 कंडीशन क्या है, शॉर्ट टर्म लीज का हो या लो वैल्यू एसेट हो। शॉर्ट टर्म लीज हो या लो वैल्यू का वाला लीज हो तो लेसी के लिए एग्जेम्पशन है दोस्तों, लेसर के लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं है। शॉर्ट टर्म लीज का क्या मीनिंग है ये भी ये बताया गया है। इफ एनी लीज कॉन्ट्रैक्ट इज मेड फॉर 12 मंथ और लेस देन 12 मंथ, अगर 12 मंथ या उससे कम का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, लीज कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसको हम शॉर्ट टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। देन लेसी कैन अवेल एग्जेम्पशन फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ इंडियस 116 रूल्स। फिर आगे है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट टर्म लीज है, इफ एनी कॉन्ट्रैक्ट वाज क्लासिफाइड एज शॉर्ट टर्म लीज ऑन कमेंसमेंट डेट, कॉन्ट्रैक्ट करते समय उसे शॉर्ट टर्म लीज माना था हमने, बाद में सब्सिक्वेंटली अगर एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसे लॉन्ग टर्म लीज माना था, बाद में सब्सिक्वेंटली शॉर्ट टर्म लीज हो गया, तो कोई एग्जेम्पशन नहीं है। पहले शुरुआत में हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, हमें उम्मीद था कि कॉन्ट्रैक्ट लीज का कॉन्ट्रैक्ट है 12 महीने से ज़्यादा का है, तो हमने लॉन्ग टर्म क्लासीफाई कर लिया। बाद में आगे चलकर 2-4 महीने बाद आगे चल के पता चला कि ये 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलना है, ये तो केवल 6 महीने में टर्मिनेट हो गया कॉन्ट्रैक्ट, तो इसे हम शॉर्ट टर्म लीज मान के एग्जेम्पशन अवेल नहीं कर सकता। ऐसा लेसी एग्जेम्पशन अवेल नहीं कर सकता। तो वही है, इफ एनी कॉन्ट्रैक्ट वाज क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म लीज ऑन कमेंसमेंट डेट, शुरुआत में लॉन्ग टर्म लीज का माना था हमने, बट सब्सिक्वेंटली रिक्लासीफाई इसको कर दिया शॉर्ट टर्म लीज, देन देयर विल बी नो एग्जेम्पशन, कोई एग्जेम्पशन नहीं है, कोई एग्जेम्पशन नहीं है फॉर सच टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म लीज। ठीक है, तो एग्जेम्पशन लेने के लिए इंसेप्शन डेट पे ही, कमेंसमेंट डेट पे ही शॉर्ट टर्म होना चाहिए। बाद में रिक्लासिफिकेशन की वजह से शॉर्ट टर्म लीज हुआ है तो इंडियस एप्लीकेबल होगा, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। इट मीन्स दैट एग्जेम्पशन इज अवेलेबल फॉर ओरिजिनल शॉर्ट टर्म लीज ओनली। ठीक है, आगे है, इफ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर इनटू फॉर सिमिलर एसेट देन सच एसेट विल बी कंसिडर्ड सेपरेटली फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अगर सिमिलर नेचर का बहुत से ग्रुप ऑफ एसेट के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो
सारे एसेट को कंसीडर करेंगे, सारे ऐसे सिमिलर एसेट पे ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म अप्लाई होगा. इट मीन्स दैट एग्जाम्पशन कैन नॉट बी अवेल फॉर ग्रुप ऑफ सिमिलर एसेट. वी कैन ग्रुप सिमिलर एसेट ओनली इफ द सेम कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड फॉर ऑल एसेट. सिमिलर एसेट तभी मानेंगे अगर सभी कॉन्ट्रैक्ट सेम कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो फॉर ऑल एसेट. इफ लीज कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन एंटर इनटू फॉर सिमिलर एसेट, सिमिलर एसेट बहुत सारे एसेट के लिए लीज कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, देन सच एसेट विल बी कंसीडर्ड सेपरेटली फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए सेपरेटली कंसीडर करेंगे. इसका क्या मतलब है? एग्जाम्पशन कैन नॉट बी अवेल फॉर ग्रुप ऑफ सिमिलर एसेट. मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट टर्म के लिए से कोई सिमिलर नेचर का एसेट है, मोबाइल है, लैपटॉप है, इस तरह का कोई एसेट है, उसके लिए कुछ के लिए शॉर्ट टर्म किया गया, कुछ के लिए लॉन्ग टर्म किया गया, तो सभी को शॉर्ट टर्म मान के हम एग्जाम्पशन नहीं अवेल करेंगे. तो इसका क्या मतलब है कि एग्जाम्पशन कैन नॉट बी अवेल फॉर ग्रुप ऑफ सिमिलर एसेट. वी कैन ग्रुप सिमिलर एसेट ओनली इफ सेम कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड फॉर ऑल एसेट. अगर शॉर्ट टर्म का कॉन्ट्रैक्ट है तो अवेल करेंगे, अगर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके लिए सिमिलर होते हुए भी, सिमिलर एसेट होते हुए भी उसके लिए एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा. आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं फॉर मोर क्लैरिटी. लेसी कौन होता है? जिसने कि लीज पे एसेट लिया हो. लेसी इंटर इनटू ए लीज विथ 9 month एंड नॉन कैंसलेबल टर्म. 9 month के लिए जो किसी की कैंसिल नहीं किया जा सकता, मतलब 9 month फिक्स है, वो कैंसिलेबल भी नहीं है. विथ एन ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज फॉर 4 month. शुरुआत में 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसे कि 4 महीने के लिए, फर्दर 4 month के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं. द लीज डज नॉट हैव, द लेसी डज नॉट हैव परचेज ऑप्शन. लेसी के पास परचेज ऑप्शन नहीं है. परचेज ऑप्शन नहीं है, इसका क्या मतलब है? ये फाइनेंस लीज नहीं है. ठीक है. At the lease commencement date, the lessee is reasonably certain to exercise the extension option. शुरुआत में लीज के टाइम पे हमें ये लगता है कि एक्सटेंशन हमें मिल जाएगा. 4 महीने का एक्सटेंशन जो यहाँ दिया है वो हमें मिल जाएगा. बिकॉज द मंथली लीज पेमेंट ड्यूरिंग द एक्सटेंशन पीरियड आर सिग्निफिकेंटली बिलो मार्केट. क्योंकि हमारा जो लीज रेंट है बहुत ही कम है, मार्केट रेट से बहुत ही कम है, तो ऐसा लेसर को उम्मीद है कि 4 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा. तो इस केस में आपसे पूछा जा रहा है, सीए साहब आप बताइए, वेदर द लेसी कैन टेक शॉर्ट टर्म एग्जाम्पशन. लेसी शॉर्ट टर्म एग्जाम्पशन ले सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कितना है? लेस देन 12 month है, 12 month या उससे लेस देन है, 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट है, नॉन कैंसिलेबल है. ठीक है. तो इस केस में क्या है? एज्यूम द, ठीक है. अब सिनारियो 1 है इसमें, सिनारियो 1 ये है, सिनारियो बी ये है. सिनारियो बी की अभी हम थोड़ी रुक के चर्चा करते हैं, पहले हम सिनारियो ए डिस्कस कर लेते हैं. सिनारियो ए में एज द लीज इज रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज द एक्सटेंशन ऑप्शन, the lease term is greater than 12 months, 13 months, therefore the lease will not account for the lease as short term lease. लीज इसे शॉर्ट टर्म लीज, क्योंकि ये फिक्स है ना कि 12 महीने से ज़्यादा का होएगा ही होएगा. क्यों होएगा? क्योंकि वो रीजनेबली सर्टेन है. उसके लिए क्या दिया हुआ है हमें? इंडिकेटर की लीज का रेंट का अमाउंट कम है, मार्केट रेट से बहुत ही कम है, सस्ते पे हमने लीज दे दिया है. अभी तो हमने 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और फर्दर हमें 4 महीने का और एक्सटेंशन मिल जाएगा, तो टोटल हमें 12 महीने से ज़्यादा हो गया. तो इसका मतलब ये है लॉन्ग टर्म लीज क्लासीफाई होगा, लॉन्ग टर्म लीज क्लासीफाई होगा, शॉर्ट टर्म लीज क्लासीफाई नहीं होगा. द लीज विल नॉट अकाउंट फॉर द लीज एज शॉर्ट टर्म लीज. शॉर्ट टर्म लीज अकाउंट होने का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा. ठीक है. इसी का दूसरा सिनेरियो, जो पहला क्वेश्चन है उसमें हम एज्यूम करते हैं कि द सेम फैक्ट एज्यूम करते हैं एक्सेप्ट कुछ छोड़ के, एट द लीज कमेंसमेंट डेट ऑफ लेसी इज नॉट रिजनेबली सर्टेन. अगर 4 महीने का एक्सटेंशन सर्टेन नहीं है, लेसी को लगता है कि एक्सटेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यार कोई सर्टेन नहीं है, टू एक्सरसाइज extension option because monthly lease payment during the optional extension period are at what lease expect to be market rate. क्योंकि
लीज रेंट जो है एक्सटेंशन पीरियड पे वो लीज रेंट बढ़ जाएगा, वो मार्केट रेट पे वो लगता है कि तब तक मार्केट रेट डाउन आ जाएगा। मार्केट रेट जो होगा वो भी उतना ही होगा जितना हम लोग उससे चार्ज कर रहे हैं। देयर आर नो अदर फैक्टर दैट वुड मेक एक्सरसाइज ऑफ रिन्यूएबल ऑप्शन। कोई अदर फैक्टर भी नहीं है जिससे कि हमें रिन्यूएबल ऑप्शन मिल जाएगा। कोई मतलब सर्टेनिटी नहीं है। पहले केस में क्या था कि वो सर्टेन था कि हमें 4 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा। दूसरे केस में है कि सर्टेनिटी नहीं है कि एक्सटेंशन मिल जाएगा। उस केस में तो सर्टेनिटी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि ये लॉन्ग टर्म लीज नहीं हो सकता, इसे शॉर्ट टर्म लीज माना जाएगा। द लीज टर्म इज लेस देन 12 months, that is 9 months, thus the lessee may account for the said lease under short term lease exemption, that is it recognizes lease payment as an expenses on either a straight line basis over the lease term और another systematic। इसे शॉर्ट टर्म मानेंगे और इसका जो एक्सपेंसेस कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, इट रिकॉग्नाइज लीज पेमेंट एज एक्सपेंसेस। लेसी जो है लीज पेमेंट को एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेगा। शॉर्ट टर्म मान लिया, ठीक है। अब अकाउंटिंग कैसे करेंगे? शॉर्ट टर्म मान के अकाउंटिंग करेंगे, लीज पेमेंट को एक्सपेंस मानेंगे, या तो SLM बेसिस पे चार्ज करेंगे ओवर द लीज टर्म, और कोई भी सिस्टमेटिक बेसिस जो फॉलो करेंगे। SLM बेसिस पे कैसे चार्ज करेंगे उसकी भी आगे हम डिस्कस करेंगे। थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कैसे सिस्टमेटिक बेसिस पे चार्ज करते हैं, SLM बेसिस पे चार्ज करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही समझिए कि ये सर्टेनिटी नहीं है तो शॉर्ट टर्म हो गया। शॉर्ट टर्म हो गया तो कोई एग्जाम्शन मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म लीज एग्जाम्शन मिल जाएगा और उसे एक्सपेंस मान के चार्ज कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आगे चर्चा करते हैं। हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन 1 डिस्कस हो गया। अब आगे हम डिस्कस करते हैं। ये हमारा AC बंद हो गया है, आई थिंक कि कोई टेक्निकल फॉल्ट है, इसे हम बंद कर देते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो है एग्जाम्पशन है लो वैल्यू एसेट के लिए। दूसरा एग्जाम्पशन जो है लो वैल्यू एसेट के लिए, लो वैल्यू लीज एसेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब लो वैल्यू आइटम क्या है, लो वैल्यू लीज कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसे हम समझते हैं। As per the provision of India 116, lessee can avail exemption from this statement. This statement मतलब India 116 if it has entered into a lease contract for low value asset. Low value asset का कोई contract है तो उस पर भी exemption मिलेगा। किसको मिलेगा? लेसर को नहीं मिलेगा, केवल और केवल लेसी को मिलेगा। India 116 अप्लाई नहीं करना होगा। There is no clear explanation on this asset from the point of view of the value of the asset। वैल्यू क्या जो है ना, वो हमें इस इंडियस ने नहीं बताया। कितने वैल्यू को, 1000 होगा, 2000 होगा, 10,000 होगा, 1,00,000 होगा, 2,00,000 होगा, कितने की वैल्यू को, कितने तक की वैल्यू को लो वैल्यू एसेट मानेंगे, ये हमें इस इंडियस ने क्लियर करके नहीं बताया है। इस एस में बताया ही नहीं गया। द फॉलोइंग 2 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तब हम मान लेंगे कि वो लो वैल्यू एसेट है। एग्जैक्ट वैल्यू, लो वैल्यू क्या होगी, 1,00,000 2,00,000 कितने को लो वैल्यू मानेंगे, ये हमें नहीं बताया है, पर वो कंडीशन है बताया है। जिस कंडीशन के अगर सेटिस्फाई हो जाती है, अगर आंसर यस है, कंडीशन इज सेटिस्फाई, तब हम मानेंगे कि ये लो वैल्यू एसेट है। तो 2 कंडीशन अगर जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तब हम जाके ये मानेंगे कि ये लो वैल्यू एसेट है। कंडीशन 1 क्या है? इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन हाईली और इंटर रिलेटेड। पहला कंडीशन क्या है कि ये कोई डिपेंडेंट या इंटर रिलेटेड आइटम नहीं होना चाहिए, रिलेटेड एसेट नहीं होना चाहिए विथ ईच अदर एसेट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स यूज। कोई इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कार का टायर है, आपने कार को लीज पे लगाया है, तो जाहिर सी बात है कि टायर को भी लीज पे लगाना पड़ेगा। तो लीज के लिए तो टायर के लिए आपको केवल मान लीजिए आप टायर का लीज पे देते हैं तो आपको केवल टायर के लिए एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। वैल्यू जो कंप्यूट करना है
वह पूरे कार की कंप्यूट करना। तो जो टायर है हमारा वो डिपेंडेंट ऑन कार है, अलग से उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ऐसे केसेस में कोई डिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट प्रोडक्ट माना जाएगा। ठीक है, चल एक बार फिर से इसको डिस्कस करते हैं। इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट और हाईली इंटर रिलेटेड ऑन विथ ईच अदर एसेट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स। इसका यूसेज जो है दूसरे प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगर डिपेंड है तो लो वैल्यू एसेट नहीं माना जाएगा। अगर इंडिपेंडेंट है, उसका खुद का अपना यूज है, अलग से हम खुद को टायर को क्या अलग से खुद कोई यूज कर सकते हैं बिना कार में लगाए हुए, बिना किसी गाड़ी में लगाए हुए टायर को क्या हम यूज कर सकते हैं? आंसर इज नो। अगर हम यूज नहीं कर सकते हैं तो उसे डिपेंडेंट प्रोडक्ट ही माने जाएंगे। तो वो लो वैल्यू एसेट नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी वैल्यू, टायर की वैल्यू तो लो ही होगी, जाहिर सी बात है, कार की वैल्यू से लो होगी। तो आप ये कह दो कि टायर को हम लीज पे दे रहे हैं तो कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, कोई लो वैल्यू एसेट नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल है, मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट कोई लेते हैं, ऑल आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर एसेट फ्रॉम यूज। कोई डिपेंडेंट नहीं है, पर जो टायर है, टायर जो है डिपेंडेंट है ऑन यूज ऑफ कार। मोबाइल को है आप इंडिपेंडेंट यूज कर सकते हैं, लैपटॉप को है इंडिपेंडेंट यूज कर सकते हैं। उसका यूज करने के लिए किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट है, इसको आप इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं। बट टायर है, किसी गाड़ी का टायर है, कार का टायर है, उसको आप इंडिपेंडेंटली यूज नहीं कर सकते हैं। दे आर डिपेंडेंट ऑन यूज ऑफ कार। ठीक है, तो लो वैल्यू एसेट होने के लिए पहली कंडीशन जो थी, इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट एसेट। डिपेंडेंट एसेट नहीं होनी चाहिए। अगर मोबाइल है तो इंडिपेंडेंट है, टायर है तो डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट को लो वैल्यू एसेट नहीं माने जाए। लेसी कैन टेक बेनिफिट, कंडीशन 2 जो है, लेसी कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम लो वैल्यू एसेट ऑन इट्स ओन विदाउट मर्जिंग इट विथ अदर। दूसरा कंडीशन जो कहता है कि लेसी जो है उसका बेनिफिट उस एसेट से खुद ही ले सकता है, बिना उस एसेट को किसी और एसेट के साथ मर्ज करके किसी और एसेट्स की हेल्प लिए। जो एसेट जो है वो अपने आप में उससे बेनिफिट ले सकता है, मोबाइल से खुद से बेनिफिट ले सकता है। ठीक है, उसे किसी और एसेट की सहारे की जरूरत नहीं है, खुद से मोबाइल लाइए यूज हो जाएगा। गाड़ी का टायर लाइएगा तो आप वो उसके लिए आपको गाड़ी भी खरीदना पड़ेगा, तभी वो आप टायर का यूज कर सकते हैं। तो दूसरा कंडीशन है, लेसी कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम द लो वैल्यू एसेट ऑन इट्स ओन विदाउट मर्जिंग इट विथ अदर सोर्सेज। बिना किसी अदर सोर्स में मर्ज किए हुए उसका बेनिफिट ले सकता है। तो अगर ये दो कंडीशन का आंसर यस है, दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो इसे लो वैल्यू एसेट मानेंगे। वो इंडिपेंडेंट एसेट हो और उसका पहला क्या है कंडीशन, डिपेंडेंट नहीं हो, दैट इज इंडिपेंडेंट हो। दूसरा है उसका बेनिफिट खुद से ले सकते हो बिना किसी दूसरे एसेट की मदद से। ठीक है, टेक बेनिफिट ऑन इट्स ओन विदाउट मर्जिंग इट विद अदर सोर्सेज। ठीक है, अब कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट में से, इसे आप चर्चा कर देते हैं। An entity should consider value of new asset while assessing low value asset. An entity should consider value of new asset. अब लो वैल्यू एसेट का वैल्यू निकालना हो तो उसे किसी भी एंटिटी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा न्यू एसेट ही से कंपेयर करना है, न्यू एसेट से ही कंक्लूजन ड्रॉ करना है, ना कि पुराने एसेट से, चाहे उसका कुछ भी एज हो। पुराने एसेट को कंसीडर नहीं करना है फॉर कंसीडरिंग लो वैल्यू एसेट। An entity should consider value of new asset. An entity should consider value of new asset while assessing low value asset, while assessing low value asset under NAS 116। ये दो बार लिखा गया है, ठीक है, इसे काट दीजिए। while assessing low value asset, फिर से हम करते हैं। An entity should consider
value of new asset while assessing low value asset under Ind AS 116 irrespective of the age of asset of under lease. ठीक है, हमेशा न्यू एसेट को कंसिडर करना, ओल्ड एसेट को कंसिडर नहीं करना है लो वैल्यू एसेट के लिए. इफ लीज कवर मल्टीपल एसेट ऑफ सिमिलर नेचर then each asset will be considered as a separate asset for such asset. मान लीजिए if lessee has made 200 लैपटॉप, 200 लैपटॉप का हमने लीज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया. एक लैपटॉप की कीमत मान लीजिए 40,000 है. एक लैपटॉप की कीमत 40,000 है, तो 200 लैपटॉप की कीमत 200 इंटू 40,000 होगी, जो कि बहुत ही ह्यूज होगी. तो इसे हम क्या कहेंगे, और 200 का हमने एक साथ इकट्ठा एग्रीमेंट किया, तो क्या कहते हैं, हाई वैल्यू एसेट? नहीं, इसे हम हाई वैल्यू एसेट नहीं मान लेंगे, केवल इस वजह से कि हमने 200 टोटल में, इन टोटलिटी इसका वैल्यू ज़्यादा आ रहा है. तो हमें इंडिपेंडेंटली देखना होगा कि एक लैपटॉप की कीमत कितनी है, ना कि इन टोटलिटी हमें देखना होगा कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितने का है. ठीक है, तो यही है. इफ लेसी हैज मेड for 200 laptop, if lease has been made for 200 laptop, then it will be considered as low value lease even if overall amount is very high. Overall amount 200 इंटू 40 कितना हो गया, 80, 40, 4, 8, 80,000 का हो गया. ठीक है, 80,000 का लैपटॉप हो गया. तो ओवरऑल 40,000, 80,000, 8 लाख हो गया ना. 80,000, 8 लाख, 80 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हो गया. ठीक है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट अगर 200 लैपटॉप का करते हैं तो कितना, 80 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हो गया. पर एक लैपटॉप की कीमत कितना, 40,000 है. तो इन टोटलिटी हमें नहीं देखना, हमें इंडिपेंडेंट देखना है. इफ लेसी हैज मेड, if lease has been made for 200 laptop, then it will be considered as low value lease even if overall amount is very high, that is 80 lakh, because each laptop is separate asset and qualify the specified condition. It means that we will not focus on volume of transaction. Volume of transaction पे focus नहीं करना है, value of independent asset को देखना है. ठीक है, वही करता है. if lease cover multiple asset of similar nature, अगर मल्टीपल एसेट है, सिमिलर नेचर का है, देन ईच एसेट विल बी कंसिडर्ड एज ए सेपरेट फॉर असेसमेंट. अगर लो वैल्यू एसेट हमें काउंट करना है तो ईच एसेट को सेपरेटली काउंट करना है, ना कि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन को देख के इन टोटलिटी हमें काउंट करना है. द साइज ऑफ बिजनेस ऑफ लीज और नेचर ऑफ बिजनेस शैल नॉट बी इम्पैक्ट. लेसी का बिजनेस छोटा है, बड़ा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है. उसका नेचर क्या है, बिजनेस का नेचर क्या है, साइज क्या है, तब जाके हम पता करेंगे कि वो लो वैल्यू एसेट है या नहीं. ऐसा नहीं है, हमें इस बातों को ध्यान नहीं देना है. Ind AS 116 provides some example for understanding value of low value asset, जैसे हो गया मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, ऑफिस एक्सपेंडिचर, ऑफिस फर्नीचर हो गया. ये एग्जाम्पल हमें इंड AS 116 में दिया गया. ये सारे आइटम को हम लो वैल्यू आइटम मानेंगे. तो लो वैल्यू आइटम के लिए क्या कंडीशन थी, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं. लो वैल्यू के लिए हमें दो कंडीशन जब सेटिस्फाई होना चाहिए. पहले ये इंडिपेंडेंट हो, पहला ये इंडिपेंडेंट हो, और दूसरा है कि इसका यूज अपने खुद से अपने दम पे इसे यूज कर सकते हो, तभी इसको लो वैल्यू आइटम मानेंगे. ठीक है, और लो वैल्यू आइटम कंसिडर करने के लिए हमेशा न्यू एसेट को कंसिडर करेंगे, हमेशा न्यू एसेट को कंसिडर करेंगे, ओल्ड एसेट को कंसिडर नहीं करेंगे, चाहे वो एक दिन भी पुराना क्यों ना हो. सर वो एसेट कल ही खरीद के लाया था, तो भी हम ऐसे एसेट को कंसिडर नहीं करेंगे, हमेशा न्यू एसेट को कंसिडर करेंगे. अगर मल्टीपल एसेट, सिमिलर एसेट का हमने बल्क में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो इन टोटलिटी नहीं देखना, हमें सिंगल वैल्यू देखना, सिंगल वैल्यू ऑफ एसेट को देखना है, टोटलिटी को नहीं देखना. अगर बहुत सारे एसेट का एक साथ लीज एग्रीमेंट कर रखा हो. सिमिलर एसेट को डिफाइन किया गया, कुछ एग्जांपल बताया गया है इसी इंड AS में.
जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट है, ऑफिस फर्नीचर, ये सबको लो वैल्यू एसेट माना गया है। अब अकाउंटिंग कैसे करेंगे इन द बुक्स ऑफ लेसी इफ एग्जाम्पशन अवेलेबल। अगर ठीक है आपको एग्जाम्पशन मिल गई कि एग्जाम्पशन दो बेसिस पे था ना, लो वैल्यू आइटम पे और शॉर्ट टर्म पे, ठीक है आपको एग्जाम्पशन मिल गई, या तो शॉर्ट टर्म लीज है या फिर लो वैल्यू लीज है, तो अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे इसका हम डिस्कशन अब करने जा रहे हैं। इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे इन द बुक्स ऑफ लेसी, लेसी के बुक्स में कैसे अकाउंटिंग करेंगे। As per the rules, लेसी विल राइट ऑफ लीज रेंटल, लीज रेंट को राइट ऑफ करेंगे। उससे लीज रेंट जो भी लेसी पे करेगा, मंथली लीज रेंट या एनुअली लीज रेंट जो भी पे करेगा, अगर लो वैल्यू एसेट है तो उससे राइट ऑफ करेंगे। अगर वो एग्जाम्पशन मिल रहा है, एग्जाम्पशन में कवर है तो लो वैल्यू एसेट है, दो है, या तो लो वैल्यू का एसेट है, लो वैल्यू, या लेस देन इक्वल टू 12 मंथ है लीज कॉन्ट्रैक्ट, तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डायरेक्टली राइट ऑफ कर देंगे। वो डायरेक्टली या इकट्ठा कर देंगे, नहीं सिस्टमेटिक मैनर में, ताकि जिससे हमारा P&L ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाए, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं आए। अब सिस्टमेटिक क्या है ये भी इंडिया में बताया नहीं गया है, सिस्टमेटिक मेथड क्या होगा ये बताया नहीं गया। एज पर द रूल्स लेसी विल राइट ऑफ लीज रेंटल ड्यूरिंग द लीज पीरियड ऑन SLM बेसिस या अदर कोई सिस्टमेटिक बेसिस पे राइट ऑफ कर देगा, या तो SLM बेसिस पे, या किसी को लगता है SLM बेसिस सही मेथड नहीं होगा तो कोई और मेथड आपको अच्छा लगता है, सिस्टमेटिक होना चाहिए, तो आप उसको उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। और वो कौन सा मेथड होगा ये इंडिया में बताया नहीं। SLM के बारे में जरूर चर्चा की। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल पेमेंट एंड SLM रेंटल शैल बी कंसिडर एज प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अगर SLM फॉलो करते हैं तो कोई डिफरेंस आता है, जैसे मान लिया जाए लीज पेमेंट आपका 20,000 रुपया महीना है और SLM के बेसिस पे 18,000 रुपया ही आता है, तो 2,000 रुपया का कम है तो या 2,000 रुपया का अगर ज़्यादा होता तो उस केस में इसे आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड एक्सपेंस मानेंगे और ये मान के उसकी अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। अदरवाइज लीज रेंट को डायरेक्टली P&L में चार्ज कर देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल की मदद से मोर क्लैरिटी आए। लीज रेंट है मैं 3 महीने का लीज रेंट दिया हुआ, लीज रेंट 1 20,000 है, दूसरा 18,000, तीसरे महीने का 22,000, 20,000, 18,000, 22,000। इसका जब एवरेज निकालेंगे 20 प्लस 18 प्लस 22 डिवाइड करेंगे 3 से, तो एवरेज आ जाएगा 20,000 जो कि SLM रेंट होगा। SLM के अकॉर्डिंग जो एवरेज है तीनों का वो SLM हो जाएगा 20,000, मतलब 20,000 रुपये SLM के अकॉर्डिंग हर साल लीज रेंट आना है। अगर मान लीजिए जाए ये लीज रेंट एनुअल है, तो फर्स्ट ईयर को क्या करेंगे, 20,000 रुपये को लीज रेंट, जब लीज रेंट अकाउंट डेबिट लीज टू बैंक अकाउंट, लीज रेंट को पे करेंगे, बिंग लीज रेंट पेड, फिर लीज रेंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देंगे, बिंग रेंटल रिटर्न ऑफ ऑन SLM बेसिस। फर्स्ट ईयर का 20,000 है, 20,000 ही पे किया, कोई डिफरेंस नहीं है। अब 20,000 SLM कह रहा है 20,000 लीजिए, और आपने एक्चुअल में पे किया दूसरे साल को कितना, 18,000 ही पे किया। लीज रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लीज रेंट 2,000 का जो है वो आउटस्टैंडिंग रह गया एज पर SLM मेथड, तो इसे आउटस्टैंडिंग बुक करना होगा एज पर 116 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लीज रेंट अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, उसे आउटस्टैंडिंग बना। अगले साल तीसरे साल में हमने 2,000 रुपये ज़्यादा पे किया, 20,000 से 2,000 रुपये ज़्यादा, SLM में 20,000 आ रहा था, हमने पे किया 22,000 रुपये, तो 2,000 रुपया हमारा ये प्रीपेड हो गया। ये आउटस्टैंडिंग गलत है, ये उस साल का लिखा सही है, ये प्रीपेड हो गया, ठीक है, आउटस्टैंडिंग नहीं, आउटस्टैंडिंग नहीं, ये प्रीपेड हो जाएगा। प्रीपेड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड प्रीपेड लीज रेंट अकाउंट डेबिट
₹2,000 से करेंगे। सेकेंड साल में ये आउटस्टैंडिंग था, अब ज़्यादा पे करें, प्रीपेड हो गया। लीज रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000 से। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो जाएगा हमेशा SLM के बेसिस पे जाएगा, और SLM बेसिस पे कितना कहता है, SLM बेसिस पे हमने कंप्यूट कितना किया, 20,000। तो हर साल हम PNL में 20,000 रुपये चार्ज करें। फर्स्ट ईयर में भी 20,000, सेकेंड ईयर में भी 20,000, थर्ड ईयर में भी 20,000। जो डिफरेंस है, अगर 20,000 से कम या ज़्यादा करते हैं, डिफरेंस को आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड मान के ट्रीटमेंट करेंगे। आई होप कि आपको क्लियर है, कुछ भी नहीं है इसमें, इजी है। आगे बढ़ें, प्रीपेड की कंप्यूटेशन करेंगे, कैसे करेंगे वो भी हमने बता दिया। SLM रेंट कैसे करें, तीनों का एवरेज निकाल देंगे, वो SLM रेंट निकल जाएगा, तीनों का एवरेज। तीनों साल का लीज रेंट ले लिया, उसको डिवाइड कर दिया 3 से, तो हमारा SLM होगा। ये फिगर हर साल जाएगी PNL अकाउंट में, ठीक है। बैलेंस जो आएगा वो प्रीपेड हो जाएगा, अगर ज़्यादा है तो प्रीपेड हो जाएगा, कम है तो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, ठीक है। अब आइए चर्चा करेंगे, मेन बात की चर्चा कर रहे हैं कि हम कैसे सर आइडेंटिफाई करें कि ये लीज का कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। कोई कॉन्ट्रैक्ट लीज का है या नहीं है, ये कैसे आइडेंटिफाई करें। इफ जो हम कंडीशन बता रही है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, जो कि हम नीचे बताने जा रहे हैं। ये चारों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाती है, तब हम मानेंगे कि ये लीज का कॉन्ट्रैक्ट है। अदरवाइज हम ये मान के चलेंगे कि देयर इज नो लीज कॉन्ट्रैक्ट। और लीज जो है यहाँ फाइनेंस लीज होगा, ऑपरेटिंग लीज की कोई चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। इफ ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाइड इन ए कॉन्ट्रैक्ट एज ए सेटिस्फाइड बिलो, देन वी विल एज्यूम दैट कॉन्ट्रैक्ट कंटेंस लीज एग्रीमेंट। लीज एग्रीमेंट होने के लिए सबसे पहले तो एक एसेट का होना जरूरी है। जो कॉन्ट्रैक्ट होगा हमारा किसके रिलेशन में होगा, एसेट के रिलेशन में होगा। जैसे मोबाइल का, लैपटॉप का, PC का, कार का, बिल्डिंग का, कुछ का एक एसेट होना चाहिए जिसके रेस्पेक्ट में हमने कॉन्ट्रैक्ट करना, जिसको हमें लीज पे देना हो। तो देयर शुड बी एक एन आइडेंटिफाई एसेट जो है वो आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए। द कस्टमर विल ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल द इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द एसेट थ्रू आउट द लीज। इस एसेट से जो लगभग सारा यूज जो है वो कस्टमर ही करेगा। सब्सटेंशियली ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट होगा वो कस्टमर ही करेगा, कोई और नहीं करेगा। मतलब वो जो एसेट है वो कोई कस्टमर ही थ्रू आउट द लाइफ उसके यूज करने वाला है, कोई और यूज करने वाला नहीं है। और कस्टमर जो लीज पे लेगा वही उस प्रॉपर्टी को यूज करेगा, उस एसेट को यूज करेगा। और कस्टमर के पास ऐसा राइट है, क्या राइट है, राइट टू डिटेक्ट हाउ टू यूज एंड फॉर व्हाट पर्पस इट विल बी यूज। कस्टमर हैव ए राइट। तीसरा कंडीशन है, कस्टमर हैव ए राइट हाउ इट शुड बी यूज एंड फॉर व्हाट पर्पस इट शुड बी यूज। जिसका एसेट है वो डायरेक्ट नहीं करेगा, लेसर डायरेक्ट नहीं करेगा कि कैसे यूज करना है, किस पर्पस के लिए यूज करना है। ये सब डिक्टेशन, ये सब डायरेक्शन लेसर की तरफ से नहीं आएगा। लेसी फ्री है, लेसी इज फ्री टू चूज कि कैसे उसे यूज करना है और किस पर्पस के लिए यूज करना है। या अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती है तो यह कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। चौथी कंडीशन, इफ हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज प्रीडिटरमाइंड इन ए कॉन्ट्रैक्ट, देन कस्टमर विल ऑपरेट और डिजाइन द एसेट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में पहले से डिटरमाइन है कि कैसे और किस पर्पस के लिए यूज करना है, कॉन्ट्रैक्ट में मान लीजिए पहले तो है कि कस्टमर डिसाइड करेगा कैसे यूज करना है। बट दूसरा केस अगर ये ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्ट में डिटरमाइन दिया गया है कि हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इट शुड बी यूज, देन उस केस में कस्टमर हैव ए राइट टू ऑपरेट और डिजाइन द एसेट। कस्टमर के पास राइट है कि उस एसेट को कैसे ऑपरेट करे और या कैसे डिजाइन करे एसेट को। कस्टमर हैव ए राइट। इफ अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, अगर ये चारों कंडीशन का आंसर यस है, देन कैन से देयर इज कॉन्ट्रैक्ट कंटेन लीज। तब हम जाके ये कहेंगे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई लीज कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। तो चार कंडीशन कौन कौन सी, जल्दी से रिपीट करते हैं। पहला है कि आइडेंटिफाई एसेट होना चाहिए। पहला कौन सा है, आइडेंटिफाई एसेट होना चाहिए। दूसरा है कि
उसका सब्सटेंशियल यूज कितना या बेनिफिट कौन लेगा, लेसी लेगा, कस्टमर लेगा। तीसरा है जो राइट टू डायरेक्ट हो वह उसके पास, कस्टमर के पास, कि हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इट वुड बी यूज। अगर ऐसा राइट नहीं है तो कस्टमर के पास ये राइट है कि उसको कैसे ऑपरेट करेगा और कैसे डिजाइन करेगा एसेट को। ठीक है, अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो देन मानेंगे कि देयर इज लीज एसेट। अब कंडीशन 1 की चर्चा हम डिटेल में करते हैं। आइडेंटिफाई एसेट का क्या मीनिंग है, इसकी चर्चा हम करने जाएंगे। There should be identified asset as per contract to classify the lease agreement. Such an asset may be specified in the contract explicitly or implicitly. पहला कंडीशन था कि देयर शुड बी आइडेंटिफाई एसेट, देयर शुड बी कोई एसेट हो जो कि पहले से आइडेंटिफाई कर लिया। और जो आइडेंटिफिकेशन है वो या तो क्लियरली कॉन्ट्रैक्ट में बता दिया गया हुआ या फिर बाय कस्टम इम्प्रेशन प्रिजम्पशन ये माना जाएगा कि ये आइडेंटिफाइड एसेट है। एसेट इज स्पेसिफिकली कस्टमाइज एज पर कस्टमर रिक्वायर। अगर कोई कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने कोई एसेट डिजाइन किया है, उस एसेट का कोई दूसरा कस्टमर आपके पास नहीं है उस एसेट के लिए, देन उस केस में माने जाएंगे कि इम्प्लिसिट होते हुए ये माने जाएंगे कि आइडेंटिफाई एसेट है। तो आइडेंटिफिकेशन एसेट का कैसे करेंगे? आइडेंटिफिकेशन हम करने के लिए या तो हो सकता है ये एक्सप्लिसिटली हो या इम्प्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली मतलब क्लियरली कह के बता देंगे एसेट कौन सी एसेट है। अगर क्लियरली कह के नहीं बताया कि कौन सा एसेट है, क्लियरली मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो कोई प्रिजम्पशन या एजम्पशन के इम्प्रेशन कोई ऐसा बेसिस ऑफ फैक्ट कोई दिया होगा जिसके बेसिस पे ये मालूम होगा कि ये आइडेंटिफाई एसेट है। एग्जाम्पल के रूप में कोई कस्टमर है, कोई एसेट है, वो केवल कोई खास कस्टमर ही यूज कर सकता, कोई और कस्टमर उसका यूजर नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई 4G टावर है और सपोज ये भी मान ले कि इंडिया में केवल जियो ही ऑपरेटर है, तो जियो अगर तो ऐसे केसेस में केवल जियो ही कस्टमर होगा, बाकी कोई उसका कस्टमर नहीं होगा। ठीक है, तो मान लेंगे कि ऐसे केसेस में उसका केवल जियो वाला ही, रिलायंस वाला ही कस्टमर है, कोई और कस्टमर नहीं है। एसेट आइडेंटिफाई है जियो टावर। द स्पेसिफाइड एसेट मे बी रेडी ऑन कॉन्ट्रैक्ट डेट और इट विल बी मेड अवेलेबल टू कस्टमर ऑन ए फ्यूचर डेट, डज नॉट अफेक्ट द कंसेप्ट ऑफ। जो एसेट है वो कॉन्ट्रैक्ट डेट पे रेडी होगा या फ्यूचर में अवेलेबल करा जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एसेट उस डेट पे एग्जिस्ट, कॉन्ट्रैक्ट डेट पे एग्जिस्ट करता है या नहीं है। हो सकता है एसेट फ्यूचर में अवेलेबल होगा, उस समय कॉन्ट्रैक्ट डेट पे एसेट नहीं है, फ्यूचर में भी हो सकता है, तो भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी हम मान लेंगे कि देयर इज आइडेंटिफाई एसेट। तो आइडेंटिफाई एसेट के लिए क्या होना चाहिए? एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट होगा। एक्सप्लिसिट है तो कोई नहीं, इम्प्लिसिट है तो देखना होगा कि सब्सटेंशियल यूज या कोई ऐसा फैक्ट दे रखा है जिससे ये पता चलेगा कि देयर इज आइडेंटिफाई एसेट। और कॉन्ट्रैक्ट डेट पे एसेट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, पर देयर शुड बी एन आइडेंटिफाई एसेट। इसे हम क्वेश्चन की मदद से और क्लैरिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। एसेट, पहला जो क्वेश्चन है, एसेट को क्वेश्चन में क्लियरली बता दिया है कि ये एसेट होगा। कस्टमर XYZ, कोई कस्टमर है XYZ इंटर इनटू ए 10-year कॉन्ट्रैक्ट विद सप्लाई ABC फॉर यूज ऑफ रोलिंग स्टॉक। रोलिंग स्टॉक के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है जो कि XYZ के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया। कोई कस्टमर है XYZ रोलिंग स्टॉक के लिए, जो रोलिंग स्टॉक के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है, रोलिंग स्टॉक के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है जो XYZ के लिए स्पेशली डिजाइन है, कोई और उसका कोई यूजर नहीं, कोई और उसके पास कस्टमर नहीं है। ठीक है, सप्लायर कौन है? ABC। ABC के पास कोई और उसका कस्टमर नहीं है। द रोलिंग स्टॉक जो एसेट है इज डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल यूज इन कस्टमर XYZ। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस एंड इज नॉट सुटेबल फॉर यूज ऑफ अदर कस्टमर। ठीक है, the rolling stock is not expressly specified in the contract, but rolling stock है ना, कॉन्ट्रैक्ट में स्पेशली स्पेसिफाइड नहीं किया है, बट सप्लायर ABC owns only one rolling stock that is suitable for customer। कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं बताया गया है कौन सा रोलिंग स्टॉक का कॉन्ट्रैक्ट करना है, पर कस्टमर के पास केवल एक ही ऐसा रोलिंग स्टॉक है, ABC के पास केवल एक ही ऐसा रोलिंग स्टॉक है जो कि इस कस्टमर के लिए सुटेबल है, कोई और दूसरा नहीं है।
ठीक है। इफ द रोलिंग stock does not operate properly, the contract requires supplier ABC to repair or replace the rolling. अगर उसमें कोई खराबी आ जाती है एसेट में तो एबीसी उसे रिपेयर कर देगा या रिप्लेस कर देगा रोलिंग स्टॉक को। ये आपको फैक्ट दिया गया, आपको बताना है कि आइडेंटिफाई एसेट है या नहीं। तो क्लियर है कि इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई एसेट है। और कौन से एसेट है? रोलिंग स्टॉक जो आइडेंटिफाई है। रोलिंग स्टॉक इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड, क्लियरली कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड नहीं है। इन द कॉन्ट्रैक्ट एग्जांपल सीरियल नंबर वगैरह नहीं दे रखा है कौन सा। जैसे कस्टमर के पास बहुत सारा रोलिंग स्टॉक है और उस बहुत सारे रोलिंग स्टॉक में केवल कोई ऐसा ही एक ही रोलिंग स्टॉक ऐसा है जो क्वेश्चन में दे रखा है जो कि कस्टमर के लिए सुटेबल है, बाकी उसके लिए कोई सुटेबल नहीं है। और हमने उस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी नहीं लिखा कि ये सीरियल नंबर का कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, ये सीरियल नंबर रोलिंग स्टॉक का कॉन्ट्रैक्ट करने पर ये इम्प्लाइड है कि यही वाला रोलिंग स्टॉक ये कस्टमर XYZ लेगा, बाकी दूसरा उसका यूज का ही नहीं, वो करेगा क्या लेके। तो सप्लायर ABC मस्ट यूज इट फॉर फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है कि हाँ इस कॉन्ट्रैक्ट में रोलिंग स्टॉक जो है आइडेंटिफाई एसेट है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है एसेट इम्प्लिसिटली स्पेसिफाइड इन ए कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ तो एक्सप्लिसिटली था, इम्प्लिसिटली ही था। ठीक है, अब है इम्प्लिसिटली। कस्टमर XYZ इंटर इनटू ए 10-year कॉन्ट्रैक्ट विद सप्लायर ABC फॉर यूज ऑफ ए कार। कार का कोई लीज एग्रीमेंट के लिए कस्टमर एग्रीमेंट करता है। द स्पेसिफिकेशन ऑफ द कार इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिकेशन भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर, पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर लेता, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता, उसका कौन सा ब्रांड होगा, टाइप होगा, कलर होगा, ऑप्शन हो, मतलब मारुति लेंगे या हुंडई लेंगे, कौन सा टाइप लेंगे, कौन सा मॉडल लेंगे, कलर क्या होगा, ऑप्शन उसमें क्या क्या होंगे, ये सब कॉन्ट्रैक्ट डेट पे ही डिसाइड हो जाता है। द कार जो कि अभी बिल्ट ही नहीं हुआ, कार हालांकि अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, कार को बनाना है, पर उसका कौन सा ब्रांड होगा, टाइप होगा, कलर होगा, ऑप्शन, ये सब सीरियल नंबर वगैरह पहले से ही तय कर दिया गया है। वेदर देयर इज आइडेंटिफाई एसेट, तो यस देयर इज आइडेंटिफाई एसेट despite the fact that the car is not exist at the date of contract. Though the car cannot be defined at the inception of the contract, it is implicitly specified at the time the same will be made available to the customer XYZ. ठीक है, तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट डेट पे जरूरी नहीं है कि एसेट वाकई में मौजूद हो सकता है कि वो फ्यूचर में अवेलेबल करा दे पर उस डेट पे एसेट का होना जरूरी नहीं है। बट ये कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली होना है कि कौन सा टाइप, ब्रांड का, ये कलर का ये एसेट होगा। पहले केस में बाय कस्टम, बाय प्रिजम्पशन हम मान लिए थे कि यही वाला एसेट हम लेंगे। मान लीजिए उसके पास 10 एसेट है, 10 एसेट में केवल ये जो खास एसेट है यही एसेट हमारे काम का, कस्टमर के काम का, तो कॉन्ट्रैक्ट में मान लिया जाएगा कि एक जो लीज कॉन्ट्रैक्ट है इसी एसेट के लिए, डिस्पाइट कि उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है कौन सा सीरियल नंबर वाला वो एसेट यूज करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में यही अंतर था। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। अब कुछ और फैक्टर देखते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एसेट को। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एसेट को। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। और हाँ, बेल बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि आप लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन इंस्टेंटली पा सकें।